हाँ जी। अब मैं अगले जो पोएट को इनवाइट करने वाली हूँ वो भी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वो एक एंकर हैं, वो कवि हैं, वो एस्ट्रो एडवाइजर हैं और साथ ही साथ फर्स्ट न्यूज के एडिटर भी हैं। तो इनको मैं इन 4 पंक्तियों के साथ इनवाइट करती हूँ। ये भी हमें बहुत अच्छा सब तरह से एंटरटेन करेंगे। बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनको इन 4 पंक्तियों से इनवाइट करती हूँ क्योंकि ये व्यंग्य भी बहुत अच्छा करते हैं। तो सुनिएगा। साज के गीत को सांस गुन ले अगर, साज के गीत को सांस गुन ले अगर, आंख के सीप से आंसू चुन ले अगर, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। अगली पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा क्योंकि व्यंग्य में जो मौन रहकर जो शब्दों के साथ वो खेलते हैं। मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर, मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर। और इसी के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे अगले डायनामिक पर्सनैलिटी को जिनका नाम है संजय सनम। नमस्कार, मैं संजय सनम। वेलकम संजय जी। अलायंस एरोसिटी, अलायंस बालीगंज दोनों शाखाओं के कर्मठ पदाधिकारियों और सम्मानित सदस्यों का सादर अभिवादन करता हूं। इस विषम परिस्थिति में आपने दिलों को जोड़ने का काम किया है और विशेषकर पुरुष जो कि घर में नजरबंद हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। और यह बात आज के इस कार्यक्रम में स्पष्ट आ रही है। महिलाओं को देखिए, जयश्री जी को देखिए, स्नेहलता जी को, सेठिया जी को देखिए, कितने जोश और खरोश के साथ जिन्होंने अपनी प्रस्तुति की। लेकिन हमारे डीजी साहब जो बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाए। इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि घर में है और घर में पत्नी के पास होंगे। पत्नी के सामने किसी भी पति की हिम्मत नहीं होती कि वो जोर से बोल सके। मैं समझ गया था, मैंने भी अपना रूम बंद कर रखा है। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी आवाज कहीं दब गई है तो आप समझ लीजिएगा कि मेरे कमरे में मेरी पत्नी ने एंट्री ले ली है। इस देश में पत्नी के सामने कोई पति कभी नहीं बोल सकता। सबसे पहले मैं शब्दों का सारथी हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। जय मां शारदे, मति को संवार दे, भावों की बहार दे, शब्दों का गुंजार दे, लॉकडाउन की इस जेल से मां हम सबको निजात दे। जय मां शारदे, जय मां शारदे, जय मां शारदे। दोस्तों, सम्मान करता हूं। किसी भी संस्था का जब कोई कार्यक्रम होता है तो उस संस्था में उसकी नींव की ईंट, मील के पत्थर कुछ लोग होते हैं। जैसे डीजी साहब का नाम श्रीमान रवि जी अग्रवाल जी का, जैसे कोमल भाभी जी का, सतीश जी लाखोटिया जी का। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने कोमल जी का नाम पहले क्यों लिया। इसलिए लिया कि हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान होता है और जिस नारी का नाम ही पुल्लिंग में हो, पुरुष के रूप में हो, उस नारी का डबल सम्मान होता है क्योंकि वो डबल शक्ति स्वरूपा होती है। इसलिए हमने कोमल भाभी जी का नाम पहले लिया है। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जयश्री जी और विकास जी, जिनकी वजह से आज आपकी महफिल में मेरी उपस्थिति हुई है, मैं आप सबका सादर सादर अभिवादन करता हूं। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं जयश्री जी और विकास जी के लिए अर्पित करना चाहता हूं कि मिलन का मुकाम अच्छा है, मुलाकातों का रिवाज अच्छा है, दो बात दिल की हो जाए आपका ये विचार अच्छा है। दो बात दिल की हो जाए आपका ये विचार अच्छा है। आज इस परिस्थिति में दिल की बात होनी जरूरी है क्योंकि दिल में सबके घुटन है और पुरुष बहुत ज्यादा प्रताड़ित है
वो किसको कहे, बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि मोदी जी आकर के कह देते हैं कि भैया बाहर मत निकलना, घर से बाहर की लक्ष्मण रेखा है। तो पुरुष करे क्या? मैं 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सुपर फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि समय मुझे लगता है थोड़ा कम रह गया है। मैं 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं सतीश जी, रवि जी, कोमल जी और भी आप जैसे सभी लोग जो कर्मठ पदाधिकारी हैं, मील के पत्थर हैं, नींव की ईंट हैं, उनके सम्मान में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि दिल में एहसास रखते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, इंसानियत के लिए जीने वाले अपनी मुट्ठी में आकाश रखते हैं, इंसानियत के लिए जीने वाले अपनी मुट्ठी में आकाश रखते हैं। जयश्री जी ने मुझे कहा था कि आज का ये कार्यक्रम हमारे बड़े बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन्स के नाम है। हम कभी लोग बड़े बुजुर्गों को कभी बड़ा बुजुर्ग नहीं कहते, हम उन्हें भूतपूर्व नवयुवक कहते हैं, भूतपूर्व नवयुवक। लेकिन चूंकि आज जब सीनियर सिटीजन्स के रूप में वे उपस्थित हैं तो 4 पंक्तियां उनके सम्मान में देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्ग होते क्या हैं। 4 पंक्तियों के साथ जुड़िएगा। अनुभवों की थाती रखते हैं, मशवरों की पाती रखते हैं, जो अनुभवों की थाती रखते हैं, मशवरों की पाती रखते हैं, इनसे रोशन चराग कभी बुझता नहीं, ये अखंड ज्योत सी बाती रखते हैं, इनसे रोशन चराग कभी बुझता नहीं, ये अखंड ज्योत सी बाती रखते हैं। और 4 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता सॉरी हूं। टू डिस्टर्ब यू, एक मिनट, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा ईयरफोन का ये माइक अपना ये जो पास में करिए, जो स्विच है। क्या हाँ। मैं ईयरफोन खोल के बोल दूं, आवाज आएगी? हाँ हाँ हाँ, आप ट्राई करिए एक बार ईयरफोन खोल के, बेटर आवाज आएगी शायद। हेलो, सुन पा रहे हैं? नहीं सर, वैसी ही आवाज आ रही आप आवाज नहीं आ माइक्रोफोन रही? के आ रही है? ओके ओके, आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू। सुन पा सॉरी रहे टू हैं? डिस्टर्ब यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कवियों की किस्मत में डिस्टर्ब तो होता है मैम। जब ऑडिटोरियम में होते हैं तब लोगों की नजरों से नजर मिलाकर पढ़ने की इच्छा रहती है, ये दे दे, लेकिन आज आपने हमें इन ऐसे बक्सों में बंद कर तुमको रखा है। कैसे सुनाई दे रहा है? सिर्फ आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं, 4 पंक्तियां मैं बड़े बुजुर्गों के लिए याचना करता हूं ईश्वर से, और मैं चाहता हूं मेरी इस याचना में आपकी दुआएं भी शामिल हो जाए। मैं चाहता हूं कि बरगद की ये डालें कसकर तनी रहे, बरगद की ये डालें कसकर तनी रहे, और पत्तों फूलों से हमेशा लदी रहे। तूफान आए तो आ जाए, पर शर्त इतनी है कि इनकी छांव हम पर हमेशा बनी रहे, इनकी छांव हम पर हमेशा बनी रहे। व्यूअर्स, स्नेहलता जी ने काफी कविताओं के माध्यम से बता दिया, लेकिन मैं कलम बिरादरी का परिचय अपनी कुछ पंक्तियों से देना चाहता हूं। हम क्या हैं? हम नजरों से खुमारी भर देते हैं, हम महफिल में जवानी भर देते हैं, और कुदरत ने बख्शी है वो अता, हम ठहरे पानी में रवानी भर देते हैं। हम महफिल में जवानी भर देते हैं, हम नजरों से खुमारी भर देते हैं, और कुदरत ने बख्शी है ये अता, हम ठहरे पानी में रवानी भर देते हैं। और हम हैं क्या? मुरझाए चेहरों को गुलाब कर देते हैं, और तन्हाई को शबाब कर देते हैं। उसकी अताओं का काफिला चलता है, उसकी अताओं का काफिला चलता है, हम आखरों से इनकलाब कर देते हैं। हमारे हाथ जब दुआओं के लिए उठते हैं तो हम फकीर को नवाब कर देते हैं, और जब कोई हमारी हस्ती से खेलता है तो हम नवाब को तिहाड़ कर देते हैं। हम क्या हैं? हम जेठ की तपती दोपहरी में घटाओं का कमाल कर देते हैं, हम पतझड़ में भी सावन की फुहार कर देते हैं। हम जेठ की तपती दोपहरी में घटाओं का कमाल कर देते हैं, हम पतझड़ में भी सावन की फुहार कर देते हैं। हम शब्दों के पुजारी, हमें सौदागर मत समझना, हम शब्दों के पुजारी, हमें सौदागर मत समझना। हम दिल से लिखते हैं और धड़कनों से सवाल कर लेते हैं, और जब कोई हमारी हस्ती को नापने की कोशिश करता है, मां कसम हम कलम को कटार कर देते हैं,
मां कसम हम कलम को कटार कर देते हैं। यह परिचय था कलम की बिरादरी का। अब चूंकि मुझे कहा गया है कि आपको हंसना है, हंसाना है, तो ये जो दौर है मेरा पत्नियों के नाम है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपकी पत्नी के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपकी पत्नी के बोलने पर मुझे कोई खतरा नहीं है और अपनी पत्नी पर बोलने की मेरी भी औकात नहीं है। इसलिए आपकी पत्नी पर बोलूंगा। और मैं सभी भाभियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आपके पास में जो भी आपके पतिगण बैठे हैं उन्हें कृपया ताली बजाने की इजाजत दे दें, क्योंकि मैं जानता हूं हिंदुस्तान का पति अपनी पत्नी के सामने अपनी इच्छा से ताली नहीं बजा सकता, नहीं बजा सकता। वो पत्नी की तरफ देखता है कि उसकी इच्छा है या नहीं है, उसकी इच्छा होती है तभी वो ताली बजाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने पतियों को ताली बजाने की इजाजत दे दें, क्योंकि जब तालियां बजती है तो नकारात्मक एनर्जी दूर होती है। और आपको एक विश्वास देना चाहता हूं कि जितनी तालियां बजेगी उतनी ही घरों में थालियां बजेगी। लोग कहते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या हुआ, हमारी प्रगति का ग्राफ क्या होगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, मार्च में लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ था, आने दो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद प्रगति के आंकड़े आएंगे, एक के बाद आएंगे। हम पहले आजादी से पहले हम कितने थे, आजादी के बाद 135 करोड़ हो गए, और इस लॉकडाउन के बाद आप देखिएगा जनवरी फरवरी के जो आंकड़े आएंगे उसे अपनी उद्योग की जीडीपी में मिला दीजिएगा। हम हिंदुस्तान में क्या, हम वर्ल्ड में 1 नंबर पर जाएंगे। आदमी प्रगति वहीं कर सकता है जहां वो कर सकता है। हमारा वो क्षेत्र है, हमने की और हम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, हंसना मुश्किल है, हंसाना और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात सुनिए, जो हंसते हैं ईश्वर उनके लिए खुश होता है, और जो हंसाते हैं ईश्वर उनके लिए दुआ करता है। इसलिए आज का ये मंच, आप ये मत समझिएगा आप हंसी ठहाकों की महफिल में बैठे हैं, आप ये समझिएगा आप मां सरस्वती की महफिल में बैठे हैं। आप मां सरस्वती की इबादत कर रहे हैं, और ये सोचकर अगर आप हंस लेंगे, ताली बजा लेंगे, तो ईश्वर की अदालत में आपकी पूजा मंजूर हो जाएगी, और उसकी अदालत में आपके पुण्य के कर्म बन जाएंगे, आपका लेखा बन जाएगा। आपने क्या कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा ना। ये ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है, मनुष्य ही हंस सकता है। लेकिन अगर आप कभी किसी गधे को हंसता हुआ देख ले, भूल से भी देख ले, तो सोच लीजिएगा वो गधा अब मनुष्य बनने की तरफ जा रहा है। और अगर आप किसी मनुष्य को मुंह लटकाता हुआ देख लें, तो आप सोच लीजिएगा वो मनुष्य ... उधर जा रहा है। पूरी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सुधी श्रोताओं के बीच में बैठा हूं। हंसना बहुत मुश्किल है, टेंशन देना बहुत आसान है। आप सड़क पर जा रहे हैं, उधर से कोई सड़क पे आ रहा है, अगर आपके मन में आ गया आपको उसको टेंशन देना है, आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन जब वो आपके पास से गुजरे आप धीरे से मुस्कुरा दीजिए और अपनी मुंडी हिला दीजिए, वो टेंशन में आ गया। वो सोचेगा बंदा कहां मिला था, कब मिला था, ये मुझे कब जानता है, इसने मुझे कहीं देखा तो नहीं, मेरी कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं जानता। बंदा टेंशन में आ गया। लेकिन इसका गलत प्रयोग मत कीजिएगा। कई बार लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संजय जी आपने बताया, हमने किसी को टेंशन देने की कोशिश की, बदले में टेंशन हमको मिल गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोला हम जा रहे थे। मैंने कहा फिर? बोला रास्ते से उधर वो आ रही थी। अब देखिए कितना फर्क हो गया। मैंने आ रही थी पर नहीं कहा, मैंने आ रहे थे पर कहा था। अगर आप आ रही थी पर अगर आप हंसेंगे, आप उसको मुंडी हिलाएंगे, तो भाई साहब टेंशन तो आएगा ही, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दवाई का उपयोग वहां कीजिए जैसे डॉक्टर बताता है। गलत ढंग से दवा का उपयोग करने से रिएक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बहुत शॉर्टकट में चल रहा हूं, पत्नियों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर देश की राजनीति पर न जाऊं तो बात अधूरी रह जाएगी। देश की राजनीति पर 8 पंक्तियों में पूरे देश की राजनीति को सल्टाता हूं। राष्ट्रीय राजनीति को देखिए, जो अपनी मां की नहीं सुनता उसे पप्पू कहते हैं।
जो अपनी मां की नहीं सुनता उसे पप्पू कहते हैं, जो अपनी बाप की नहीं सुनता उसे अखिलेश कहते हैं, जो किसी की नहीं सुनता उसे नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये 4 पंक्तियों में पूरी राष्ट्रीय राजनीति का लेखा जोखा है। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो मैं पत्रकार हूं, लोग मुझे कहते हैं, युवा लोग कहते हैं कि भाई साहब कभी योगी जी से मुलाकात हो तो योगी जी को कहिएगा कि ये प्रेम करने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है। एक उन्होंने रोमियो स्क्वाड बना रखी है, युवाओं को मिलने ही नहीं देते। मैंने योगी जी से पूछा, मैंने कहा योगी जी आप प्रेम करने पर पाबंदी क्यों लगाते हो, हमारे यहां तो कहा जाता है कि प्रेम पूजा होती है। तो योगी जी ने कहा न करूंगा न करने दूंगा। और वैसा ही मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन दोनों लोगों से पूरा देश परेशान है। चलिए थोड़ा राजस्थान चलते हैं। अगर राजस्थान की राजनीति में घमासान चल रहा है, आपको पता है कि गहलोत जी की सरकार इधर उधर उठ बैठक लगा रही है। कभी कांग्रेस के विधायकों को होटल में भेजा जा रहा है, कभी भाजपा के विधायकों की बाड़ाबंदी हो रही है। 4 पंक्तियों में अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी राजस्थान की राजनीति को सल्टा दिया तो आप ताली तो नहीं बजा सकते, लेकिन यहां कमेंट बॉक्स पर आकर के मुझे बता दीजिएगा कि राजस्थान की राजनीति की समीक्षा मैंने सही रूप से की है या नहीं की। सिर्फ 4 पंक्तियों में गहलोत से सरकार चल नहीं रही, गहलोत से सरकार चल नहीं रही, और पायलट से सरकार बन नहीं रही, और बीजेपी कुछ कर नहीं रही क्योंकि वसुंधरा बोल नहीं रही। यह पूरी राजस्थान की राजनीति है। 2014 से पहले हमें देश का वो प्रधानमंत्री मिला जिसे लोग बोलते बोलते थक गए, बोलता ही नहीं था। और 2014 के बाद में हमें वो प्रधानमंत्री मिला जिसको लोग सोचते हैं अब तो रुक जा, लेकिन रुकता ही नहीं है। ये हमारे देश की स्थिति है। कभी हमको मिलता है नहीं बोलने वाला, और कभी हमको मिलता है बोलने वाला। अभी राजस्थान की राजनीति में ऐसा हो रहा है, राजनीति के लोग सोच रहे हैं कि वसुंधरा बोल क्यों नहीं रही। और एक बात आपको और बताऊं, गहलोत की सरकार को बचाने की जितनी कोशिश कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे, उससे ज्यादा कोशिश लोग कहते हैं कि वसुंधरा कर रही है। और जब एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। अब देखिए मैंने बात कहां तक पहुंचाई है। आप कोई जरूरी नहीं मेरी बात आज आपके समझ में आएगी, किसी के 2 घंटा बाद आएगी, किसी के 4 घंटा बाद आएगी, किसी को रात में आएगी। कोई आधी रात में हंसेगा तो डरिएगा मत। आप ये समझिएगा कि संजय सनम ने जो बात उस वक्त कही थी अब इनको अब समझ में आ रही है। रात को भी ताली बजाइएगा। देखिए ताली बजाने के फायदे हैं। ईश्वर ने हमको सब कर्म दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बेटा इस जन्म में जाकर के इतनी ताली बजाना। अगर हम ताली बजाने में कंजूसी करते हैं तो हमारी तालियां जमा हो जाती है, अगले जन्म के लिए जमा हो जाती है, और जब ज्यादा जमा हो जाती है तो फिर अगले जन्म में ईश्वर हमें तालियां बजाने के लिए ही भेजता है। फिर घर घर जाकर के तालियां बजानी पड़ती है। अब आप ये फैसला कर लो कि तालियां अभी बजानी है या फिर अगले जन्म में वो जैसे घर घर जाकर के बजाते हैं वैसे बजानी है। यह फैसला आपका है। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं पत्नियों की बात करूंगा, और अब मैं आपकी दुखती रग पर हाथ धर रहा हूं। गलती हम लोगों ने की। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद कुछ वीडियो आए। देखिए मैं कविता नहीं करूंगा, मैं संदर्भों को सिर्फ बातचीत से उठाऊंगा और आपकी बात आपके दिल तक पहुंचाऊंगा। लॉकडाउन के बाद हुआ क्या, पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ कुछ वीडियो भेजे। कोई खाना बना रहा था, कोई पोंछा लगा रहा था। अब पत्नियों को पता चल गया कि आप खाना बना सकते हैं। कोई बर्तन मांज रहा था। अब जब पत्नियों को पता चल गया कि हमारा आदमी ऑफिस की जगह पोंछा भी लगा सकता है, बर्तन भी मल सकता है, खाना भी बना सकता है, तो बताइए उनका कोई कसूर नहीं। अब आपको वही करना पड़ रहा है जो आपने करके दिखाया। आपने उत्साह में किया, आपको पता नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा। अच्छा देखिए घरवालियों का तकदीर मुकद्दर कितना सिकंदर है।
घरवालियां परेशान हो जाती है जब काम वाली नहीं आती। घरवाला चाहे लेट आए, 2 घंटा लेट आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। काम वाली अगर 10 मिनट लेट हो जाती है तो घरवाली का पारा हाई पर चढ़ता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। काम वाली को फोन पर फोन कुछ ऐसे करती है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को करता है। ये घरवालियों की स्थिति है, सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि बिल्डिंगों में प्रतिबंध लग गया कि आपकी काम वालियां नहीं आ सकती। लेकिन घरवालियों को कोई फर्क नहीं, क्योंकि घर में भी उनको काम वाला मिल गया। आप लोग काम करने वाले थे, जिसने ज्यादा पोंछा लगाया उसको पूरे दिन अब पोंछा लगाना पड़ रहा है, जिसने बर्तन मले उसको बर्तन मलने पड़ रहे हैं। अच्छा, विकास जी ने और ये मनोज जी ने मुझे कहा था कि भाई साहब पत्नियों पर बोलिएगा। मैंने कहा भैया क्या बात है, किसके लिए आप ये क्यों कह रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है? बोला नहीं नहीं, हमारे कुछ एलायंस एरोसिटी के और बालीगंज के मेंबर्स हैं, उन पर बहुत खराब बीती है, तो वे खुद तो बोल नहीं सकते। वे चाहते हैं कि संजय सनम पत्नियों पर बोल ले ताकि हमारे मन को थोड़ा सुकून मिलेगा। मैंने कहा देखिए भाई साहब, बीज हमने बोया, हमें क्या दरकार थी पोंछा लगा करके वीडियो शेयर करने की? अब अपनी करने का फल भोगो। अब आजकल क्या हो गया सर, एक भाभी जी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी जी, भाई साहब घर में किस वेशभूषा में रहते हैं? बोले क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा बताइए। बोले गंजी में रहते हैं और बरबुडा में रहते हैं। मैंने कहा आपको फीलिंग कैसी आती है? बोला मुझे फीलिंग आती है कि जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर से शादी कर ली। अब ये स्थिति बना दी आपने। अब मैं आपको एक कहना चाहता हूं, आप चाहे ऑफिस जाएं ना जाएं, घर में पैंट शर्ट में रहिए, उससे आपकी, देखिए आदमी जैसा पहनता है फीलिंग वैसी आती है। आप अगर गंजी और बरबुडा में रहेंगे तो पत्नी को आप दिहाड़ी मजदूरी लगेंगे और वो आपको उसी हिसाब से काम पकड़ाएगी। अगर आप घर में पैंट शर्ट पहन करके रहेंगे तो बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगी। ऑफिस जाएं न जाएं, अपनी स्थिति बनाना आपके हाथ में है। पैंट शर्ट पहन करके रहिएगा, अब बरमुडा गंजी बाय बाय। आपको अपनी स्थिति सुधारनी है तो उस हिसाब से अपनी बात कहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, जयश्री जी से मेरा थोड़ा सा कुछ दिन पहले एक बात पर विवाद हो गया। मैं, विकास जी, जयश्री जी बैठे थे, मैंने कह दिया, मैंने कहा कि पुरुष कोमल स्वभाव के होते हैं और स्त्रियां कठोर स्वभाव की होती है। जयश्री जी ने ऑब्जेक्शन किया, बोला यस आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा देखो, पुरुष की शारीरिक संरचना कठोर होती है, पुरुष का दिल बड़ा कोमल होता है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना बड़ी नाजुक होती है, लेकिन स्त्रियों का दिल बड़ा कठोर होता है। जयश्री जी को बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा एक उदाहरण से समझाता हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए जब तक कोई बात प्रयोग से पता नहीं चल जाती तब तक मैं वो बात नहीं बताता। जयश्री जी ने कहा कि बताइए। मैंने कहा देखो, हावड़ा स्टेशन से कोई बस चल रही है, समझिए कोई पुरुष बैठा है, उसके बगल में कोई महिला आके बैठ गई, बस चलती है, धक्के लगते हैं, कभी नींद भी आ जाती है। अब समझिए उस पुरुष को नींद का झोंका आ गया, भूल से उस पुरुष का सर स्त्री के स्पर्श हो गया। तो मैंने जयश्री से पूछा वो स्त्री क्या करेगी? बोला 2 चपाटे मारेगी। मैंने कहा अभी सीन को उल्टा कर दो। बोले कैसे? मैंने कहा अब ये सोचो कि पुरुष और स्त्री बैठे हैं, अब नींद स्त्री को आ गई, पुरुष को नहीं आई, स्त्री को नींद आ गई और स्त्री का सर पुरुष के कंधे पर बैठ गया, तो पुरुष क्या करेगा? बोले क्या करेगा? मैंने कहा जिस पुरुष को हावड़ा स्टेशन से बर्बन रोड कैनिंग स्ट्रीट पर उतरना था वो बालीगंज तक चला जाएगा। पुरुष इतना कोमल होता है, वो उसे कैनिंग स्ट्रीट पर उतरना है, वो बालीगंज तक चला जाता है। उसके मन में एक भावना रहती है कि अगर मैं उतरूंगा इनकी नींद को खलल पड़ेगा, इसलिए पुरुष उतरता नहीं है। कभी कभी बालीगंज को तो छोड़ दीजिए, बस का लास्ट स्टॉपेज तक चला जाता है। इसलिए पुरुष के साथ स्त्रियों की बात जब मैं करता हूं, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हमारे जितने भी पुरुष मित्र बैठे हैं, हमारी जितनी भी भाभियां बैठी है, उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पुरुषों का जो हक है, उनका सम्मान और स्वाभिमान है, उसकी कृपया सुरक्षा कीजिए, कृपया सुरक्षा कीजिए। अभी ये बोल रहे हैं कि
डीजी साहब बैठे हैं। मैंने कहा भाई साहब घर में कोई डीजी नहीं है, घर में कोई डीजी नहीं है, घर में पत्नी जी ही है। डीजी हैं आप अपने अलायंस के दफ्तर में आ जाएं, आप अपनी ऑफिस में जाएं तो बॉस है। घर में पत्नी की हुकूमत ही चलती है। एक बार मोदी जी से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी आप ये बताओ साहब, शादी भी आपने कर ली, उसके बाद आप हिमालय चले गए और अब आप प्रधानमंत्री बन गए और आप हम लोगों को बोल रहे हो कि लॉकडाउन में घर से बाहर मत नहीं निकलना, वो है। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, जयश्री जी ने कहा है उसका नाम मत लेना। अगर आपने एक बार भी नाम ले लिया तो आपकी पेमेंट में पेनल्टी कट जाएगी, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता। मोदी जी बोलते हैं कि घर से बाहर मत नहीं निकलना, उनको तो कोई पता नहीं है क्योंकि उन्होंने तो की और फिर मुक्ति पा ली। अब आप लोग भी ये सोचते होंगे काश एक बार हम भी हिमालय चले जाएं, लेकिन अब आप लोगों को हमको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने पत्नियों पर ही बात कही है। हमारे कवि श्रेष्ठ हैं, हास्य व्यंग्य के कवि सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने पति पत्नी पर एक बहुत अच्छी बात कही है। देखिए उन्होंने पति पत्नी पर बहुत अच्छी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप ये बताइए कि आप तक मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना सर? आ रही है सर, आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, चैट बॉक्स नहीं पढ़ रही हूँ। जयश्री जी आपको नहीं पूछा मजा, मैं तो पुरुषों को पूछ रहा हूँ, उनको ही मजे की दरकार है। उनके आ रहा है तो मैसेजेस बोल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलिए चलिए, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तब चलिए मैं तब उसी बात पे चल रहा हूँ। मैं किस बात पे था? हाँ मैं ये बता रहा था पुरुषों का और महिलाओं का जो कोमल और कठोर स्वभाव की बात मैंने बता दी, पत्नियों की बात भी मैंने काफी हद तक कर दी। और आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि उदासियों के मंजर अच्छे नहीं लगते और लॉकडाउन के खंजर अच्छे नहीं लगते, और सावन के इस मस्त मौसम में, सावन के इस मस्त मौसम में लोग अपने ही अंदर अच्छे नहीं लगते। इसलिए कहना चाहता हूं अपने आप से बाहर निकलिए, हंसी आपके अंदर है, अंदर निकालिए। देखिए मैं बहुत पॉजिटिव हूं। ये जो अपने ये जो वेब से जो प्रोग्राम है ना कविता का, ये मैं नहीं करता, लेकिन जयश्री जी ने एक मुझे कह दिया था कि हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए है, इसलिए मैं आया हूं। क्योंकि हमारी कविता यहां पर मर जाती है। जब तक हम नजर से नजर मिलाकर नहीं पढ़ते तब तक कविता में दम नहीं आता। और ऑडिटोरियम में क्या होता है, हम नजर से नजर मिलाकर पढ़ते हैं, वहां पर भी स्थिति गंभीर होती है, कवि को बहुत चुनौती है। वहां पर जितने पुरुष होते हैं उनका ध्यान कविता की तरफ नहीं होता, मंच पर बैठी कवियत्री की तरफ होता है। और जितनी स्त्रियां होती है उनका ध्यान अपने पुरुषों की तरफ होता है, अपने पतियों की तरफ होता है कि वो किधर देख रहे हैं। कवियों की बड़ी चुनौती है। और इधर क्या है, इधर मुझे आपके 3-4 चेहरे दिख रहे हैं, कुछ जो आपकी चैट आ रही है वो दिख रही है। मजा मुझे नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अंधेरे में क्रिकेट खेल रहा हूं। मुझे मालूम ही नहीं है कि गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है या सामने वाले विकेट पे लग रही है। बस मैं तो खेल रहा हूं क्योंकि जयश्री जी ने कहा है कि संजय जी जितना जोर से बोलोगे लिफाफा उतना भारी मिलेगा। और सतीश जी का नाम, कमल जी का नाम, रवि जी का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा लिफाफा वहीं अटका हुआ है, इसलिए हमको नाम लेने पड़ते हैं। जहां लिफाफा अटका रहता है वहीं नाम लेते हैं। और ये जितना नाम विकास जी ने मुझे कहा था, विकास जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि विकास जी मुझे यहां पर रिप्रेजेंट करवाए हैं, तो भैया नाम लेना पड़ता है, आयोजकों से बना करके रखनी पड़ती है। आयोजकों से आपके संबंध अच्छे होते हैं तो आयोजक फिर आपको फिट कर देते हैं। आपको बोलना चाहे अच्छा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा था कि कवियों के सामने बड़ी चुनौती होती है। एक सच्ची बात आपको बता रहा हूं, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वर्धमान के कवि सम्मेलन में था और पहली बार मैं अपनी पत्नी को साथ ले गया। मैं पत्नी को साथ लेके नहीं जाता क्योंकि मेरा यह मानना है कि पत्नी जब सामने बैठेगी तो मैं कविता नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन मैंने पत्नी से एग्रीमेंट किया, मैंने कहा देख तू घर में बोलेगी मैं तेरी बात सुनूंगा, बाहर मैं बोलूं तू सुनना। पत्नी ने हाँ भरी। पत्नी को मैं साहब वर्धमान के कवि सम्मेलन में ले गया। मेरे साथ हादसा हुआ, मैं कविता पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद एक बूढ़ी औरत एक जवान औरत के साथ अपने हाथ में बच्चा लेकर के मेरी तरफ आ रही थी। मैं सोचने लग गया वो मेरी तरफ क्यों आ रही है। करीब आई, करीब आकर के
बच्चे को मेरी तरफ देख करके बोली ये आपका ही है, और मेरी पत्नी मेरी तरफ देखने लगी, बोले ये आपका ही है, ये कैसे बोल रही है? आप बोलते हो कवि सम्मेलन के लिए, आप क्या करने के लिए जाते हो? मैंने कहा अरे इनको तो मैं जानता ही नहीं। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा मैया बात क्या है, ये मेरा कैसे है? बोले नहीं नहीं आपको बताऊं, पिछले कवि सम्मेलन में जब वर्धमान में आए थे तो आपने ये कहा था दूधो नहाओ पूतो फलो, और मैं चिंतित थी, मेरी पुत्र वधू को संतान नहीं हो रही थी, लेकिन आप तो सरस्वती के पुत्र, आपने कह दिया दूधो नहाओ पूतो फलो, उसके बाद इसके हो गया, तब ये तो आपका ही हुआ ना। अब देखिए कितनी बड़ी तकलीफ हो जाती है। पत्नी ने क्या समझा, अगर थोड़ी देर तक अगर मेरी बात को वो बूढ़ी औरत क्लियर नहीं करती तो पत्नी तो वहीं पर साहब दो चार लगा देती, अपनी तो इज्जत खत्म हो जाती। एक बार क्या हुआ सर, वर्धमान में ही मेरे साथ हादसे होते हैं। वर्धमान में मैं गया तो वर्धमान के आयोजक कवियत्री का चयन एक, और उन्होंने 20 कवियत्रियों की लिस्ट मंगवाई। मैंने भाई साहब से पूछा, अग्रवाल जी हैं वहां पर, मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब कवि सम्मेलन करवाना है या कोई स्वयंवर करवाना है या किसी कवियत्री से आपको शादी करनी है? आप पर्सनालिटी पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, नाक नक्श पूछ रहे हैं, आपको कविता सुननी है या कवियत्री से शादी करनी है? बोले संजय जी मंच पर जो बैठे मंच सुहाना लगना चाहिए और एक नजराना लगना चाहिए, तो कवियत्री हमारी पसंद की होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक कोई बात नहीं, पैसा अगला दे रहा है, मुझे क्या तकलीफ है, अगले ने जो पसंद की हम उसको लेकर के गए। अब साहब बात क्या हुई, जिस होटल में गए उस होटल का नाम था सेकंड वाइफ। वर्धमान में सच्ची बात बता रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा। मुझे मालूम है मेरी बात सुनने के बाद बहुत सारे दोस्त मेरे वर्धमान में इसलिए जाएंगे कि सेकंड वाइफ वहां पर मिलेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं भी जब गया था, जब होटल का नाम देखा सेकंड वाइफ, तो मेरे साथ था दिनेश बावरा, मेरे साथ था मुन्ना बेटरी। हम दोनों जब उस नजारे को देखे हम बहुत खुश हुए, हमको लगा कि आज तो मजा आ गया, आयोजकों ने तो हमको बोनस दे दिया। जैसे ही साहब कमरे में गए वेटर, अच्छा, मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, एक बात ये पूरी कर देता हूं। जैसे ही साहब वेटर को हमने पूछा, मैंने कहा भाई आपकी व्यवस्था अच्छी है, आगे? बोले आगे क्या? मैंने कहा आपने सेकंड वाइफ दिखा रखा है। बोला साहब वो नाम ही है, वो नाम ही है। इसलिए कई बार चीजें होती है कि दिखती कुछ है होती कुछ है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है सिग्नल मिल रहा है, और ये ऑफ करने का भी सिग्नल मेरी पत्नी के पास गया है, और मेरी पत्नी मुझे कहने के लिए आई है आप लोग क्यों अत्याचार करते हो साहब, दरवाजा बंद करके रखता हूं, पत्नी से डरकर बोल रहा था और आप लोगों ने सिग्नल भी वहां भेजा। चलिए मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात को कहता हूं कि मन को मन्नत मिल गई, लगता है जन्नत मिल गई, आपकी महफिल में आकर मेरे दिल को रंगत मिल गई, आपकी महफिल में आकर मेरे दिल को रंगत मिल गई। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वाह 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 सनम जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, बहुत एंजॉय कर रहे थे सब कोई। टाइम की अपनी लिमिट है, आपको पता है जूम में मीटिंग फिक्स है, तो इसी के लिए हमें आपकी बिग बॉस से के पास जाना पड़ा। सो